Assalamualaikum. Dear students, I am Anish sir, your maths teacher. Today we will solve question number 3 of exercise 9.1. Your question is: a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have slides whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड्स कहते हैं ढाल वगैरह को जिस पर बच्चे झूलते हैं, यहाँ पर जो बना है जैसे एक ये है और एक ये है, ये दोनों स्लाइड हैं। तो इसके बारे में वो बात कर रहा है। और एक तो ये बच्चों के लिए जो ये उसने बनाया, और जो ये है ये बड़ों के लिए है। यहाँ पर लिखा है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। का मतलब ये जो स्लाइड है ये वाली, तो इसके यहाँ पर जो पॉइंट है, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी, इस पॉइंट से 1.5 मीटर, और फिर वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका 30 डिग्री होगा। ओके। और आगे बोल रहे हैं कि whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये यहाँ तक, यहाँ से, यानी ये जो पूरी लाइन है ये 3 मीटर, पूरी इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, एंड इंक्लिंड एट एन एंगल ऑफ 60, यानी ये एंगल, ये जो एंगल बना रहे हैं ये कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ पर जो लिख रहे हैं 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इसका मतलब ये जो स्लाइड है ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, इन दोनों को आपको बताना है कि इन दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ठीक है, हम इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले दोनों में एक चीज़, एंगल आपको मालूम है और एक साइड आपको मालूम है। जैसे इसमें अगर देखें तो एंगल के साथ आपको ये चीज़ मालूम है, और आपको मालूम क्या करना है h, और इसमें ये आपको मालूम है ये लाइन यानी परपेंडिकुलर p आपको मालूम है, और आपको मालूम करना है h, और एंगल आपको मालूम है। इतनी चीज़ गिवन है, इसको नोट करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखें हमने लिखा इन ट्रायंगल BDE। तो ट्रायंगल BDE में हम देखेंगे तो यहाँ जो हमें रेशोज़ लेना है, चूँकि हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हमको चाहिए DE की वैल्यू, तो ऐसा कोई उठाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस भी आ जाए। तो इस कंडीशन से हमें मिल जाएगा। ओके, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो यहाँ पर देखिए DE का मतलब यहाँ से यहाँ तक DE, ये H हो गया, और BD ये BD हो गया। cosec 30 ये हमने लिखा है, पहला साइन, दूसरा कास और तीसरा tan होता है। तो P अपान H साइन हो गया, तो उसका अपोजिट cosec होता है, तो H अपान P। पहले H हमारा है DE यहाँ पर है, और P उसके बाद यानी BD cosec 30। आगे देखते हैं cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है,
तो उसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने उसकी वैल्यू जो पुट की है cosec 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट की, और DE हमें नहीं मालूम है तो इसको एज इट इज़ रहने दिया, और BD की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम थी 1.5, तो यहाँ पुट कर दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर जाकर, तो DE इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया DE इक्वल टू 3, यानी जो हमारी ये स्लाइड आई है DE ये वाली, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है 3 मीटर। आगे मीटर भी यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये मिल गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल ABC में, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, लेकिन ये 60 डिग्री है, तो अब यहाँ पर हम cosec 60 डिग्री उठाएंगे। तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cosec 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 2/√3। उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने पुट कर दिया। AB की वैल्यू हमें मालूम थी, ये जो डिस्टेंस है AB इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो वो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। और AC हमें मालूम करना है क्योंकि स्लाइड है। और cosec 60 की वैल्यू 2/√3 ये हमने पुट कर दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो उसको देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर AC की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगी 6√3, लेकिन एक रूल हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर रूट आए और आसानी से उसको हम हटा सकते हों तो उसको रेशनलाइज कर देंगे। ये √3 अगर नीचे ऊपर दोनों हम मल्टीप्लाई कर दें तो रूट ख़त्म हो जाएगा नीचे, तो इसको रेशनलाइज करके देखते हैं। तो इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे तो √3 से √3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ऊपर आपका 6√3। फिर 3 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और √3 एज इट इज़ यहाँ रह जाएगा। तो एक स्लाइड आपकी ये आ गई 2√3 मीटर, और एक स्लाइड आपकी ये आ गई 3 मीटर। यानी छोटी जो स्लाइड है ये आपकी 3 मीटर आ गई, और जो बड़ी स्लाइड है वो आपकी 2√3 मीटर आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बड़ी आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Very easy question. You can solve if you try. यहाँ पर देखिए ये 30 मीटर आपको डिस्टेंस मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत आसान है, और एंगल भी आपको दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री, ये भी गिवन है। तो यहाँ पर आप tan 30 पुट कर लीजिए, और tan 30 आपका होता है P/B। यहाँ देख लीजिए हमने जो लिखा है tan ये होगा P/B, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर दीजिए P/B, और tan 30 की वैल्यू पुट कर लीजिए, और यहाँ पर B आपको मालूम है, H निकल आएगा बहुत आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब लूज़ नहीं है, जो स्ट्रिंग बढ़ती घटती रहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मानकर आपको चलना है। यहाँ पर का काइट इज़ फ्लाइंग, कोई पतंग उड़ा रहा है 60 मीटर की हाइट पर, मतलब ये आपको मिल गया ऊंचाई पर, और यहाँ से कोई उड़ा रहा है, और यहाँ आपको एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। ओके, एक पॉइंट से उसको बांधे हुए है जहाँ पर एंगल आपका ये मिल रहा है 60 डिग्री, ये एंगल।
ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको ये मालूम करना है, ये लेंथ है, ये तो आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर P और H आप साइन लगा सकते हैं या कासेक भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, हालांकि ये भी बहुत इजी है लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो देखिए यहाँ पर हमने लेट कर लिया है OA, ये OA जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एंड लेट K बी द पोजीशन ऑफ काइट एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, और K को हमने लेट कर लिया है, जो काइट की पोजीशन है ग्राउंड से 60 मीटर की जो हाइट है उसकी, उसको हमने यहाँ पर लिया है K, ओके। और फिर आगे हम देखते हैं इन ट्रायंगल AOK, जो ट्रायंगल बन रहा है AOK, इसमें हम देखते हैं तो हम ले रहे हैं साइन 60। साइन 60 हमारा होता है P/H, तो P आपका AK है और H आपका OK है। AK/OK इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। और यहाँ AK ये तो आपको मालूम है 60 मीटर, यहाँ पुट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें। तो जब यहाँ तो कुछ नहीं है, अब मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो OK को यहाँ रहने देते हैं, 60 को दूसरी साइड कर देते हैं, तो OK इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, OK इक्वल टू आपको मिल जाएगा, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, क्योंकि 2 जाएगा 60 पर, ये मल्टीप्लाई होगा और √3 नीचे आएगा और OK इधर आ जाएगा। तो OK इक्वल टू 60 × 2/√3, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 120/√3। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे इसका भी रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो रूट इंसर्ट करा लेते हैं, फ्रैक्शन यहाँ पर देखिए, और हमें चाहिए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के अंदर भी हमें चाहिए रेडिकल, ये वाली, तो ये इंसर्ट कराते हैं। ऊपर भी वही चाहिए हमको, तो ऊपर भी इंसर्ट करा लेते हैं, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, √3/√3, ये हमारा आ चुका है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, और 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी 40 और ऊपर √3 इसी तरह बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 √3। तो √3 फिर इंसर्ट हम करा लेते हैं रेडिकल यहाँ से, और यहाँ पर पुट कर देते हैं √3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 40 √3 मीटर। बहुत आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और इतने क्वेश्चन को कम से कम आप सॉल्व करके अपना होमवर्क ज़रूर सबमिट करें। और होमवर्क बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक साथ बहुत ज़्यादा सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से चेक करने वाले को भी दिक्कत होती है और आप भी खामखा मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो ऐसा न करें। ओके, थैंक यू सो मच।